नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। मातृभाषा दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आप सुनेंगे श्री लालचंद कोचर, सेवानिवृत्त प्राचार्य, उदय सिंह बेनीवाल, वरिष्ठ अध्यापक, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से संजय आर्य। नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज 21 फरवरी मातृभाषा दिवस है। मातृभाषा माँ की भाषा। भाषा एक संवाद का माध्यम है। व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है, नवजात होता है, वह किसी भी भाषा से परिचित नहीं होता, तो भी माँ और संतान के बीच में एक संवाद की भाषा होती है। पशु पक्षियों के बीच में भी एक संवाद की भाषा होती है। और भाषा वह विषय है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। हमारी शिक्षा का माध्यम भी भाषा ही है। यह भाषा हमारे जीवन के हर पहलू में, भूमंडलीय रिश्तों में भी अहम भूमिका अदा करती है। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज चेतना रेडियो के स्टूडियो में मेरे साथ हैं लालचंद कोचर, सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। आपको आपकी बेहतर सेवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उदय सिंह बेनीवाल, आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय ढाबा में पदस्थापित हैं। आप आईसीटी राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हैं। आप सभी ने अपने जीवन को शिक्षा के पेशे से नहीं जोड़ा, शिक्षा को अपने जुनून से जोड़ा और बालक बालिकाओं की शिक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं सबसे पहले उदय सिंह बेनीवाल साहब से जानना चाहूँगा कि शिक्षा में भाषा की क्या भूमिका होती है और उसमें मातृभाषा की क्या भूमिका है। चेतना रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं आज जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है उसकी खूब सारी बधाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सबको इस चर्चा को सुनना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में इसको बड़े प्रभावी तरीके से और वृद्ध सोच के साथ चर्चा का विषय बनाना चाहिए। आपने जो प्रश्न पूछा कि प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका क्या है, मातृभाषा का मतलब ही जैसा आपने बताया माँ से सीखी गई भाषा। और माँ से सीख कर यदि सबसे पहले बच्चा स्कूल में आता है, आरंभ कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, अनुशासन और शिक्षा की तरफ जुड़ने का जहाँ आरंभ होता है, वहाँ उसको मातृभाषा के साथ जोड़ते हुए ही आगे बढ़ाया जाए तो उसकी सहजता बरकरार रहती है। उसका अपनत्व और सीखने का जो लहजा है वह शानदार तरीके से उसी लहजे में बना रहता है। उसको कोई किसी भी प्रकार से ये बोझिल कार्यक्रम नहीं लगता है। इसलिए शिक्षा का आरंभ तो माँ जैसे से तरीके को ही अपनाते हुए आगे बढ़ाना बहुत ही सर्वोत्तम है। आज तक किसी भी शिक्षाविद ने इसका विरोध नहीं किया, किसी भी भारतीय शिक्षा नीति ने इसको लागू करने में पीछे नहीं रही और वर्तमान NEP 2020 अर्थात हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 के नाम से अब बहुत ही सुपरिचित है सबके लिए, सबसे ज्यादा वकालत की गई है यहाँ भी कि
प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही हो। उदय बेनीवाल साहब, आपने इस बात की ओर ध्यान इंगित किया कि विद्यार्थी की प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में यदि होती है तो उसके सीखने की प्रवृत्ति अधिक रहती है और उसके लिए वह सहज होती है। मैं भारत के संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं तो प्राथमिक स्तर तक के लिए सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। भारत में सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय नीति लागू की गई, जो अब तक चली आ रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। भारत की जो शिक्षा नीति चली, सभी में शिक्षा का माध्यम भाषा को अग्रणी रखते हुए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को इस्तेमाल करने की बात होती रही। नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा क्या परिवर्तन किया गया है जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है, जो अन्य शिक्षा नीतियों से अलग हो? निश्चित इसमें एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और उसको हम शॉर्ट में कहते हैं FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम। इसके अंदर आरंभिक स्तर पर केवल यही बात है और इसी पर फोकस किया गया है, चाहे वो PM विद्या के माध्यम से सरकारें टीवी चैनल्स पर प्रसारित कर रही हैं, या हम स्कूल्स में भी हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल छोटी छोटी सी बुकलेट्स अलग से आ रही हैं, हम जिन्हें वर्क बुक्स कहते हैं, और उनमें छोटी छोटी सी बातें हैं जो जीवन के आम दिनों में बच्चा रोज काम लेता है, और वहां से उसको सीखने के अवसर दिए गए हैं। बिल्कुल दो ही बातों पर फोकस है, एक तो हमने भाषा पर अपनी पकड़ बनानी है, और एक संख्यात्मक ज्ञान को बच्चे के लिए औपचारिक रूप से जोड़ना है। तो इन दोनों में मातृभाषा का अहम रोल मानते हुए पूरा सारा वातावरण, पाठ्यक्रम और हर एक गतिविधि इसी आधार पर निर्धारित की गई है। कोचर साहब, उदय बेनीवाल जी ने भारत की नई शिक्षा नीति को व्याख्यात किया। मेरा प्रश्न जो कुछ अधूरा रह गया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको पूरा करें। जो हमारी पूर्व की शिक्षा नीति थी, उसमें भी मातृभाषा को महत्व देने की बात कही थी। जैसा उदय बेनीवाल साहब ने कहा, संख्यात्मक और भाषा, मुझे प्रोफेसर यशपाल साहब उनकी अध्यक्षता में गठित समिति की बात याद आती है, जिन्होंने केवल संख्यात्मक ज्ञान और भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाए जाने की बात कही थी। मातृभाषा के संबंध में नई शिक्षा नीति पहले की शिक्षा नीतियों से अलग कैसे है? सर्वप्रथम तो
चेतना रेडियो के शुद्धि श्रोताओं को मेरा वंदन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है आज। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नई शिक्षा नीति से पहले की बात करूं तो जितने भी शिक्षा आयोग बैठे उन्होंने हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उनको मातृभाषा में देने का संकल्प पारित किया, लेकिन नई शिक्षा नीति में उससे 4 कदम हम आगे बढ़े और हमारी नई शिक्षा नीति का एक ये सपना है कि हम हमारी उच्च शिक्षा को भी, जो हमारी इंजीनियरिंग की शिक्षा है, हमारी मेडिकल की शिक्षा है, हमारी कानून की शिक्षा है, हमारी प्रबंध की शिक्षा है, हमारे सीए की शिक्षा है, उनको भी मातृभाषा में हम देवें। और मैं यहाँ एक बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य भी बन गया है जिसने एमबीबीएस को हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए उनके पास कंटेंट्स हैं और शुरू कर दिया है। और इसी प्रकार हमारे जो बाकी की उच्च शिक्षाएं हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र है, इंजीनियरिंग क्षेत्र है या वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, उनके लिए भी 8 भाषाओं में, 8 मातृभाषाओं में कंटेंट्स तैयार हो रहे हैं। मैं उनका जिक्र भी करूं, जैसे मुझे अगर याद आ जाए तो उसमें असमी, बांग्ला, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, इन 8 भाषाओं में कंटेंट्स भी इनके अंदर तैयार हो। आपने इस ओर इशारा किया कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में शिक्षा की बात कही जा रही है। भारत विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं का देश है जिसमें हर कदम पर भाषा बदल जाती है। ऐसी परिस्थिति में उस मातृभाषा का जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसकी इस देश में कैसे पूर्ति होगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है संजय जी। ये बहुत से मेरे शुद्धि श्रोताओं के मन में भी होगा, ऐसा मैं सोच रहा था और मैं भी सोच रहा था इस विषय पर। फिर जैसा मुझे इसमें आंसर मिला, जब आदमी सोचता है तो कहीं ना कहीं उत्तर भी मिलता है। तो ये जो मातृभाषा का कंसेप्ट है, तो मेरे मन में ये प्रश्न भी आ रहा है, जैसे संगरिया है तो संगरिया में तो कई तरह की हमारा 3 भाषाओं का तो 3 संस्कृति का मिलन है। यहाँ हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थानी भी है और बहुत से लोग भी हैं। कौन सी मातृभाषा होगी? लेकिन उसका उत्तर ये आया कि मातृभाषा वह होगी, उसी में कंटेंट्स होगा जिसको अधिकतर व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं, अधिकतर बोली जा रही है, समझी जा रही है, चलन में आ रही है। इसलिए राजस्थान की जो भाषा है वो मातृभाषा है, वो हिंदी है। उसका कंटेंट्स भी हिंदी में ही मिलेगा हमें, जितना भी है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहाँ क्योंकि मातृभाषा पंजाबी है, इसलिए वहाँ कंटेंट्स बुक्स में पंजाबी में है। गुजरात में करूं तो गुजराती में है, क्योंकि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं उल्लिखित, जो हमारी मातृभाषाएं हैं। तो उनसे संबंधित जो कोई है तब तो मातृभाषा में शिक्षण होगा, उसी भाषा में होगा। कोचर साहब ने मातृभाषा में जो शिक्षण की व्यवस्था है उसमें मातृभाषा को, किस भाषा को समझा जाएगा, इस बात को व्याख्यात किया है। उदय बेनीवाल साहब, एक प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की बात हुई। कहा जाता है कि पूरी दुनिया अब भूमंडलीयकरण का जो समय है उसमें एक मंच पर आकर खड़ी हो गई है और वहां देश की नहीं, पूरी दुनिया की सर्वमान्य भाषा की बात होती है। जबकि बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने विश्व की सर्वमान्य भाषाओं को मानते हुए अपनी शिक्षा और अपने बात कहने के जो माध्यम है उसको अपनी भाषा रखा है, जिसमें हम चीन का उदाहरण ले सकते हैं, जापान का उदाहरण ले सकते हैं, फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं। इसी का एक पक्ष यह भी है कि जब हमें पूरी दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धी बनना है तो हमें, यदि मातृभाषा में हमें प्राथमिक शिक्षा मिल गई, निश्चित तौर से हमारा अक्षर ज्ञान बढ़ सकता है, हमारा विषय के प्रति ज्ञान बढ़ सकता है, संख्यात्मक ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन हमारी सोचने की जो क्षमता है वह भी मातृभाषा में विकसित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भूमंडलीयकरण के युग में
दुनिया की दूसरी भाषाओं के प्रति हम कैसे सहज हो सकेंगे, अपनी सोच को कैसे विकसित कर सकेंगे? मैं 2-3 बातों को एक साथ कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, संविधान में 22 भाषाएं आज मान्यता प्राप्त है, तो क्या बाकी भाषाएं नहीं हैं? जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, राजस्थानी भाषा के लिए एक समय दौर था जब हमने कुर्बानी दी थी हिंदी के लिए कि राजस्थानी मायड़ भाषा नहीं, हमारी भाषा हिंदी समझ सकते हैं, हम हिंदी स्वीकार करते हैं। नो डाउट आज भी हमें हिंदी स्वीकार है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारा राष्ट्र मोटे से रूप से समझता है। परंतु आने वाला समय और जिस प्रकार से यूनेस्को आज हमें प्रेरित करता है, अब पूरी दुनिया एक मातृभाषा दिवस मना रही है, तो हमारा भी ये मन करता है कि हम भी अपनी माँ को याद करें और अपनी माँ बोली राजस्थानी को एक मान्यता की तरफ ले जाएं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास व्याकरण हो, हमारे पास उसके ज्ञान से संबंधित बहुत सारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक सामग्री हो, पूरा लिटरेचर पढ़ने के लिए हो, और वो सब कुछ उपलब्ध है। तो अभी भी भारत 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर चुका है और आगे भी सरकारें सक्षम है, करेंगी, और ये दौर आएगा जब ये 22 से हो सकता है 44 तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा। और उसमें राजस्थानी शामिल रहेगी। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आप एक किसी भी भाषा के लिए सोच कर देखो कि जब वो बोली जाती है वो भाषा, तो उसके अंदर उसका आचार व्यवहार, उसकी संस्कृति, उसके वहाँ की क्षेत्रीय जो लोकोक्तियाँ हैं, उसकी माँ जो जानती है, वो भावनाएं हैं, वो एक अलग ही शब्दावली होती है। और शब्दावली जिसकी जितनी समग्र होती है, वह उतना ही मजबूत व्यक्तित्व होता है, वह उतना ही रचनात्मक होता है। आपने अक्षर ज्ञान देना है, आप निश्चित रूप से फॉलोवर बनने वाले हैं, तो आप यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ जरूर जाएं। एक भाषा में कोई हमें ज्ञान दे रहा होगा, हम ज्ञान ले रहे होंगे, हमारी रचनात्मकता की दुनिया को कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो हमारा वैश्वीकरण सही है। यदि हमें रचनात्मकता देनी है दुनिया को, हमने लीड करना है, तो हमें मूल सोचना होगा, मौलिकता पर रहना होगा और अपनी माँ से शुरू होना होगा। वहीं से रचना शुरू होती है, वहीं से हम रचे गए थे, और वही मातृभाषा हमें आगे रचनात्मकता की तरफ ले जाएगी। जैसा गौरव भारत का पहले था, हम आज उस अंतर्राष्ट्रीय सोच को स्वीकार करें, मातृभाषा को सशक्त करें, तो निश्चित रूप से हमारी रचनात्मकता दुनिया को एक रास्ता दिखा रही होगी। बहुत खूब है कोचर साहब, मैं इस बात को वापस आपकी ओर ले जाता हूं। एक बात हमारी इस परिचर्चा से तथ्यात्मक रूप से उभर कर आ रही है कि मातृभाषा का अर्थ न हिंदी है न अंग्रेजी है। मातृभाषा का अर्थ यह है कि जिस घर में वो पैदा हुआ, वो अपनी माँ से क्या भाषा सीख रहा है। और एक स्वीकार्य तथ्य के रूप में हम इस बात को भी स्वीकार कर चुके हैं कि माँ की जो भाषा है, वह व्यक्ति को सीखने के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक सहज माध्यम है, और वह उस सहज माध्यम के माध्यम से किसी बात पर पकड़ बहुत जल्दी कर सकता है। संख्यात्मक ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान, इसके अलावा भी परिवार और समाज में बहुत से हमारे संस्कार जो हमें पुरानी कहानियों से मिलते हैं, किस्सों से मिलते हैं, बहुत से मुहावरों से मिलते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं मातृभाषा की भूमिका होती है। आप क्या समझते हैं कि यदि मातृभाषा से किसी बालक को दूर कर दिया जाएगा, तो उसके सांस्कृतिक और नैतिक विकास किस तरह से प्रभावित होंगे, और उसमें मातृभाषा की क्या भूमिका है? ये तो जितने भी आयोग है उन्होंने स्वीकार किया, यूनेस्को ने भी 1953 से स्वीकार किया, और हम लोगों ने भी जब पढ़ाया तो उसको प्रैक्टिकली स्वीकार किया कि जब किसी
बच्चों को, विशेष करके मिडिल स्तर के बच्चों को, 8वीं क्लास तक के बच्चों को जब उनकी मातृभाषा में हम शिक्षण देते हैं तो उस समय जो बच्चों का कक्ष का वातावरण है, हमारे से जुड़ाव है, उनमें सीखने की जो क्षमता है, जो उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास है, भाषा कौशल का विकास है, उनके अंदर आपसी ज्ञान है, आपसी सद्भावना है, उनमें जो रचनात्मकता का स्तर है, चिंतन का स्तर है, वो निश्चय ही एक अलग आता है। और जब हम किसी दूसरी भाषा में उनको वही चीज़ सिखाना चाहते हैं तो हमें यह सब नहीं मिलता, उससे असहजता हमें दिखाई देती है, बच्चों का छिटकाव, अलगाव दिखाई देता है, उनको एक बोझिल तनाव दिखाई देता है। सही बात कह रहे हैं सर। प्राकृतिक नियम है कि जिस भाषा को मैं आरंभ से सीख रहा हूं उसी भाषा में मैं सोचता हूं और उसी भाषा में मैं बोलता हूं, तो मेरे लिए स्वाभाविक सी बात है, सहज है। मैं यदि आरंभ कर रहा हूं और उस वक्त एक भाषा और लाद दी जाए मुझ पर, तो मेरे को बीच में एक ट्रांसलेट और करना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा था उसको बोलना कैसे है। तो ये एक तरीके का द्वंद्व और या भारी काम आरंभ हो गया, साथ में डबल काम आरंभ हो गया। तो आरंभ में यदि हमने केवल सोच को शानदार विकसित करना है, चहुमुखी विकसित करना है, आनंददायी तरीके से खुले मन से उसको चिंतन का अवसर देना है, तो एक भाषा में जिसमें उसने सोचना आरंभ किया है, जिसमें उसने बोलना आरंभ किया है, वहीं पर उसका विकास स्थापित किया जाए। यहाँ मैं एक बात, आप दोनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपसे व्याख्यात करवाना चाहूँगा। आपने जो बात कही कि जिस भाषा को वह सीखता है, मातृभाषा का अर्थ केवल किसी मां से मिली हुई भाषा से नहीं है। मेरा अर्थ जन्म देने वाली मां से नहीं है। परिवेश की भाषा मातृभाषा है। बिल्कुल, आरंभिक सीखने की जहां से शुरुआत हुई है वो भाषा उसके समाज से आए, चाहे मित्रों से आए। उदाहरण के लिए कोई एक हिंदी भाषी माता इंग्लैंड के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है और वह उस बच्चे के पास नहीं रहती, तो उसकी मां की भाषा उसकी नहीं हो सकती। आरंभिक परिवेश जो है वो मातृभाषा का सही प्राय बन गया। बिल्कुल सही। और जो प्रारंभिक परिवेश की जो भाषा है वह उसके लिए सहज होगी। अब इसका दूसरा प्रश्न जो आप लोगों का उत्तरदायित्व है, समाज को समझाना। अक्सर अभिभावक अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर या इस भय से कि मुझे मेरे बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, वह दोनों कारणों से उसकी प्रारंभिक शिक्षा को उसकी मातृभाषा की शिक्षा से, प्रवेश की भाषा से अलग कर देता है। मैं आप दोनों से उस बच्चे के भविष्य में जो वह विकसित होता है और एक बच्चा जो अपनी मातृभाषा, परिवेश की भाषा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, उनके विकास के अंतर की बात को आपसे व्याख्यात कराना चाहूंगा। पहले उदय बेनीवाल साहब और फिर कोचर साहब। ये बहुत ही जरूरी है कि सभी श्रोता इसको बहुत ही ध्यान से सुने और अपने अपने विचारों को भी आप आज विकसित होने दें। मैंने हिंदी माध्यम विद्यालय में भी पढ़ाया है और मैं वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हूँ। ये बात सही है कि हमारे अंदर एक बहुत ही करेज है, बहुत ही जोरदार लगाव है कि हमारे बच्चे आरंभ से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और सरकारें भी किसी न किसी कारण से इन स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जिस दिन बच्चा पहली क्लास में आ रहा है या नर्सरी एलकेजी से जहां से भी स्कूल शुरू हो रहा है, जहां से भी उसका शिक्षण शुरू हो रहा है, आते ही हम उसकी भाषा परिवर्तन के लिए प्रयास शुरू कर दें।
वह एक छोटा मोटा भाग हो सकता है उसके सीखने का, परंतु उसका सीखना रहेगा किस आधार पर? सीखते समय उसको सहज करने के लिए हम आरंभ करेंगे उसकी मातृभाषा के साथ ही। उसको वो बहुत ही जरूरी है, ये सबको समझना होगा। उसके भविष्य की फिक्र करके उसका वर्तमान खत्म कर देंगे तो उसका भविष्य सुंदर कैसे हो सकता है? उसकी रचनात्मकता हमने खत्म कर दी, उसके जितने सवाल थे वो सारे चुप कर दिए सिर्फ इसलिए कि उसकी भाषा बदल गई और उसे उस भाषा में वो सवाल नहीं पूछना आ रहा है। सर्वमान्य है कि वही बढ़ता है जो पूछता है। मेरा मतलब मानसिक रूप से विकसित वही होता है जिसको सवाल पूछना आता है। सवाल पूछना ही हमारे बच्चे को जहन से बिल्कुल गायब हो जाए सिर्फ इसलिए कि वो एक अन्य भाषा में पूछना है और वो भाषा नहीं आती है, तो उस बच्चे की रचनात्मकता और जिज्ञासा दोनों खत्म हो जाएगी और वह किसी भी तरीके से एक पेड सर्वेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकता। वह देश को अपनी सेवाएं तो देगा परंतु एक नौकर की सी सेवाएं देगा। वो कतई रचनात्मकता या देश विकास की बात नहीं कर पाएगा। हमें बहुत जरूरी है कि हमने अपने आप को विकसित करना है, हमारी 20 साल बाद देश के संभालने वाली पीढ़ी को विकसित करना है, तो उसके विकास में उसकी रचनात्मकता की भूमिका होनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा की भूमिका होनी चाहिए। और रचनात्मकता और जिज्ञासा जो उसकी माँ ने पैदा की है, जिन शब्दों के साथ पैदा की है, जिस परिवेश में वो पल बढ़ रहा है, उसी तरीके से उसको एक बार विकसित हो जाने दे, फिर उसके फल कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, हमेशा मीठा एहसास देंगे, ये मैं मानता हूँ। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया आप लोग यह आकलन ना करें जैसा कि होता है कि जो हिंदी है वो एक दूसरे दर्जे की भाषा है और उससे की गई शिक्षण बच्चे को रसातल की ओर ले जाएगा या वो उच्च शिक्षा के काबिल नहीं रहेगा। मेरा मानना है मित्रों, किसी भी भाषा का बौद्धिक क्षमता से कोई संबंध नहीं है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है। आपको बताऊं, मैं वाणिज्य पढ़ाता रहा। हमारा जो सबसे बड़ा वाणिज्य के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। इंग्लिश के अंदर मेरे बच्चे जो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाया, हर साल 2-3 बच्चे हर साल सीए बने हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़े। इंग्लिश के अंदर वो गए, कोई परेशानी नहीं आई, किसी उच्च शिक्षण में परेशानी नहीं आई, अच्छे अंकों से पास हुए बने। दूसरा, मैं अपने परिवार का ही उदाहरण दूं। मैंने मेरे तीनों बच्चों, मेरी 2 बेटियां 1 बेटा, तीनों को हिंदी माध्यम से पढ़ाया। कि जो मेरी बड़ी बेटी है वो एक इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल है, बाहर है विदेश में, और उसका पूरा का पूरा करिकुलम इंग्लिश में है। उसका बोर्ड भी यूके का है, लेकिन वो खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी। दूसरी बेटी जो है वो अमेज़ॉन के अंदर है, बहुत बड़े प्रबंध के उच्च पद पर है, लेकिन वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ी है। तीसरा बच्चा जो सीए है और हांगकांग में है, वो भी हिंदी मीडियम से पढ़ा है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इंग्लिश जो भाषा है वो कहीं उच्च शिक्षा में उसका गहरा संबंध है और वो निश्चय ही हमारे लिए एक ऊंचे चढ़ने का रास्ता है। ऐसा मैं नहीं मानता, इसको सिरे से खारिज करता हूँ। हमारी इस परिचर्चा को सुन रहे श्रोता भ्रमित नहीं हों, इसलिए मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यहाँ हिंदी और अंग्रेजी की बात इसलिए आ रही है क्योंकि हम जिस क्षेत्र के लिए, जिस समुदाय के लिए इस वार्ता को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, वहाँ मातृभाषा के रूप में हिंदी स्वीकार्य भाषा, यद्यपि बागड़ी और पंजाबी का भी वहाँ पुट है। यहाँ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, मूलतः प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, वह मातृभाषा या प्रवेश के भाषा में दिए जाने की बात है। यदि किस प्रवेश के अंदर किसी परिवार की भाषा अंग्रेजी भाषा है तो निश्चित तौर पर
उस बच्चे की प्राथमिक शिक्षा हाँ। अंग्रेजी में ही सहज बिल्कुल, होगी, बिल्कुल सही। चाहे वह हमारे समुदाय के क्षेत्र संग्रिया में रह रहा हो। यहाँ विवाद हिंदी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का नहीं है। उदय बेनीवाल साहब, जब मातृभाषा में, परिवेश की भाषा में शिक्षा की बात आएगी, तो एक जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जब बच्चे को अपने परिवार, परिवेश या जिसे हम मातृभाषा कह रहे हैं उससे हटकर किसी दूसरे भाषा में प्राथमिक शिक्षा देते हैं, उसके सोचने और समझने की क्षमता उस दूसरी भाषा में विकसित हो जाती है और वह उसकी भाषा बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में उसकी मूल भाषा कहीं न कहीं लोप हो जाती है। हो सकता है बहुत सी संस्कृतियों की भाषा इसी दौड़ के अंदर और इसी भाषा परिवर्तन के माध्यम के कारण लुप्त हो गई हो, बहुत सी संस्कृतियां लुप्त हो गई हों। इस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? श्रोताओं, निश्चित रूप से ये एक पूरा अध्ययन का विषय है और थोड़ा सा भी अध्ययन किया तो हमारी आंखें खुल जाए। हमें ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को आज 21 फरवरी को ये दिन क्यों मना रहा। 21 फरवरी 1952 वह दिन था जब बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था और बांग्लादेश पर वर्तमान पाकिस्तान के भाग ने उर्दू भाषा, अरबी भाषा वहां थोपने का प्रयास किया था और जिसका विरोध हुआ था। इस दिन नरसंहार हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम आपका भाग हैं परंतु भाषा हमारी बंगाली रहेगी और अपनी माँ बोली के लिए इतिहास का बहुत बड़ा नरसंहार। उसी दिन को फिर वहां के लोगों ने कनाडा से मातृभाषा के संरक्षण के रूप में हर जगह समझाया पूरी दुनिया को, और ये हमारे ही आर बार, बांग्लादेश हमारा ही भाग है, अभी हमारा था। आज वहीं से ये चीज उपजी और पूरी दुनिया में मान्य हुई कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली 6 से 7 हजार भाषाओं का संरक्षण होना। एक भाषा की बात नहीं कर रहे, मैं मेरी राजस्थानी की या कोई मेरा साथी पंजाबी की या उर्दू की, सिंधी की बात नहीं। 6 से 7 हजार सभी भाषाएं बचनी चाहिए यदि हमने दुनिया को रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का अवसर देना है तो। और ये बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही शुभ दिन है, हमारे लिए निर्धारित हुआ है। हम सबको इसका अवसर प्राप्त हुआ है तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। अपने बच्चों को मातृभाषा के अंदर आरंभ होने देना। बहुत खूब उदय बेनीवाल साहब, आपने इस परिचर्चा को सार गर्भित बनाते हुए इसका शीर्षक भी दे दिया कि यदि हमें अपनी भाषाओं को बचाना है और यदि हमने अपने इस दुनिया को सृजनात्मक और रचनात्मक बनाना है तो हमें अपनी मातृभाषाओं का भी संरक्षण करना होगा और प्राथमिक शिक्षा में सोचने और समझने की क्षमता को भी अपनी मातृभाषा में प्रेरित करना होगा। और कहीं कहीं मैं इस मातृभाषा को परिवेश की भाषा, घर की भाषा, किसी समुदाय की भाषा कह रहा हूँ। निश्चित तौर पर वह उसके गौरव का भी विषय हो सकती है। इसको गौरव के साथ जोड़कर देखें तो गौरव गाथाएं जहां भी गाई गई हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में। मैं तेजा गायन को कितना ही शुद्ध करके गाने का प्रयास कर लूं, राजस्थानी के अलावा गा ही क्या बात है, नहीं गा सकते। मैं यदि राजा रणजीत सिंह जी से लेकर और सभी गुरुओं का बखान सुनना चाहूंगा तो मैं पंजाबी के बिना कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं फरीद को पढ़ने लग जाऊं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे लेखकों को भूल जाऊंगा। पर फरीद को पढ़ना है, उसके सही शब्दों का रस लेना है तो मुझे पंजाबी में ही पढ़ना पड़ेगा, पंजाबी में ही बोलना पड़ेगा। ट्रांसलेटेड काम नहीं होगा। यही सिखाता है इतना गौरव छिपा हुआ है, कितनी आत्मीयता छिपी और हर जगह कहा गया है कि वो पीढ़ी बेकार हो जाती है जिसको अपना इतिहास और अपनी मातृभाषा नहीं आती है। तो किसी ने बहुत सोच समझ कर कहा होगा और पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। हम अपनी इस चर्चा को अंतिम दौर में ले जाते हैं। यहाँ हम जो प्रतिभागी बैठे हैं वो एक ही परिवेश में पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखो
तो परिवार की भाषाएं भी अलग अलग हैं। हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में भी कई भाषाएं हैं, और जिस हम त्रिवेणी संगम पर रहते हैं वहाँ तो पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी का एक सम्मिश्रण है। तो मैं तो भी बागड़ी भाषा में ही अपने श्रोताओं को अंतिम उद्बोधन देवतो हो जी की मने मेरे परिवार मिली अंतिम दौर में ले जाने वास्ते मारा प्रतिभागी आप आपरी मातृभाषा में जी के बा प्रवेश में जी के घर में जन्म लियो और जेठे बोली जानती भी मैं आपको संदेश दे में बहुत ही जरूरी है जे आपकी भाषाओं थोड़ो सो भी लगाव है। और आज मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर जे इन चर्चा की सार्थकता बढ़ानी है तो हर एक को आपो आपकी बोली में एक संदेश तो जरूर आना ही चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड आवे, चाहे इन वार्ता के नीचे कमेंट के रूप में आवे, और चाहे कठे भी किए ही करके आपस में चर्चा के दौरान दोहा, कविता, लोकोक्तियां याद करके आपकी भाषा को रस ले। क्या बात तो है। आज की चर्चा सच में ही सार्थक हो जाएगी। मैं मेरी 4 लाइनां जड़ियाँ हैं कि मैं पंजाबी चाहां तो उसे वो 4 लाइनां नाल एक संदेश दिंदा होया अपनी गल नूं खत्म करांगा कि माँ बोली दा नरम एहसास, माँ बोली दा नरम एहसास, माँ बोली फुल्लां दा वास, माँ बोली च पाओ ज्ञान, वधो अगे ते बनो सुजान। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारी इस परिचर्चा के प्रतिभागियों का आभार जिन्होंने चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए आज मातृभाषा दिवस पर इस परिचर्चा को सार्थक बनाया, समाज को अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो इसके लिए प्रेरित किया, हमारे विभिन्न समाजों की संस्कृतियां बच सकें, उनकी भाषाएं बच सकें, यह दुनिया में शिक्षा रचनात्मक शिक्षा की ओर बढ़ सके, रचनात्मकता का विकास हो, इसके लिए आपने सारगर्भित चर्चा की और श्रोताओं ने चेतना रेडियो से अपना लगाव बनाए रखा। आप सबका आभार। आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम मातृभाषा दिवस पर। आपने सुना श्री लालचंद कोचर सेवानिवृत्त प्राचार्य व उदय सिंह बेनीवाल वरिष्ठ अध्यापक, वार्ताकार थे संजय आर्य। बने रहिए आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।